हमारे रिएक्शंस, हमारे एक्सप्रेशंस टू बीइंग प्रेग्नेंट डेफिनेटली ओवर द एजेस have changed. And I'm very happy. You know how they say we are pregnant. Yeah. She doesn't say I'm pregnant. They say we are pregnant. So that's a good news. प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं के मेंटल हेल्थ इश्यूज को ओवरकम करना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है या उनके फिजिकल हेल्थ इश्यूज? वो स्ट्रेस हमने चुना है, अपने आप नहीं आया है. चाहे बीइंग प्रेग्नेंट, चाहे गोइंग आउट फॉर वर्क, चाहे बीइंग एट होम, चैलेंजेस तो रहेंगी, आएंगी. वी हैव टू फेस देम. एक हस्बैंड को, एक पार्टनर को किस तरह से अपनी वाइफ का, अपने पार्टनर का मेंटल हेल्थ सपोर्ट करना चाहिए? अरे इसको साइकेट्रिस्ट की तरफ भेजा है, इसकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, बताना नहीं किसी को, एकदम हाश चलता है. इस चीज से ऊपर आ जाना चाहिए. महिला को और उसके बच्चे दोनों को कुछ हार्म हो सकता है साइकेट्रिक इश्यूज से. वो जो हार्म है वो इन दवाइयों के हार्म से काफी ज्यादा बड़ा है. When you are giving milk to your baby, milk is what? By definition, fat droplets. Correct. Suspended in lactic acid. तो you are giving away all your fat, and वो नैसर्गिक रूप से it is designed कि आपने जो प्रेगनेंसी में जो एक्स्ट्रा ऐड किया है, वो नेचर उसको रास्ता बनाता है एलिमिनेट करने का. इट इज सो ब्यूटीफुल. आप मदर बन रही हो, आपको वो हक दिया गया है, आपको वो सहन शक्ति दी गई है, इसीलिए बी प्राउड ऑफ इट, बी हैप्पी. जो अभी है वो फिर कभी नहीं होगा. आप प्रेग्नेंट हो, द बेस्ट अपॉर्चुनिटी सब दूर छोड़ दो. हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका मेंटल हेल्थ विद डॉक्टर हरकिशन ममतानी के 8वें एपिसोड में. पिछले एपिसोड में हमने बात की निम्हांस के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइकाइट्री प्रोफेसर जगदीशा तीर्थहल्ली से, जिसमें हमने डिस्कस किया ईसीटी, यानी जिसे हम आम भाषा में शॉक थेरेपी का नाम देते हैं. उसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की है. अगर वो एपिसोड आपका मिस हुआ है तो वो जरूर चेकआउट करिए. इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी और मेंटल हेल्थ के बारे में. प्रेगनेंसी एक बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी होती है. राइट फ्रॉम द टाइम जब हमारा यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है और उस समय तक जब वो बेबी डिलीवर होता है, एक बहुत ही रोलर कोस्टर राइड होता है. उतार चढ़ाव से भरा हुआ इस पूरी जर्नी में आमतौर पर एक एस्पेक्ट होता है हेल्थ का जो बहुत कॉमनली निग्लेक्ट किया जाता है, और वो है मेंटल हेल्थ. महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य जो प्रेगनेंसी में होता है वो कई हद तक डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज उनके शरीर में कई बायोलॉजिकल चेंजेस तो होते ही हैं, बट हमारे आसपास में, समाज में जो कई तरह के दबाव उन पर डाले जाते हैं, चाहे वो एक लड़का होने का दबाव हो, या नॉर्मल डिलीवरी का दबाव हो, या काम का दबाव हो, उससे उनका तनाव और बढ़ ही जाता है. तो हमने सोचा क्यों ना इस जर्नी के बारे में विस्तार से डिस्कशन किया जाए. और हमारे साथ इस डिस्कशन में जुड़े हैं डॉक्टर अनीता सिंह मैम. डॉक्टर अनीता सिंह मैम एक बहुत ही सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं जिन्हें 40 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस रहा है. उन्होंने 2 जनरेशन ऑफ विमेन को सर्व किया है, तो उनसे बेटर कोई नहीं हो सकता इस बारे में बात करने के लिए. उनके साथ हमने डिस्कस किया किस तरह से प्रेगनेंसी की जर्नी ओवर जनरेशंस बदली है, क्या कॉमन चैलेंजेस होते हैं जो महिलाओं को फेस करने पड़ते हैं और उन्हें वो कैसे ओवरकम कर सकते हैं. अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, या आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं, या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है, तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा और ये उन्हें एंड तक देखने बोलिएगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही यूजफुल इंसाइट्स मिलेंगे प्रेगनेंसी के बारे में और उसके आसपास जो मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं उसके बारे में. ऐसे ही मेंटल हेल्थ रिलेटेड कंटेंट के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू. गुड मॉर्निंग मैम. थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम अपने बिजी स्केड्यूल से. आई एम श्योर जो हमारी महिलाएं इस एपिसोड को देख रहे होंगे एंड उनके हस्बैंड्स जो देख रहे होंगे, उनकी फैमिलीज देख रही होंगी, उनको काफ़ी फ़ायदा होगा इस एपिसोड से, बिकॉज कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी जो है वो मेंटल हेल्थ के अराउंड ही सेंटर्ड रहती है. इस बारे में आपका क्या कहना है? आज के दौर में तो डेफिनेटली यस, राइट, बिकॉज हर चीज का इम्पैक्ट आइदर रिजल्ट or beginning is with the mental health only. राइट. So mental health to a pregnant woman
और वुमन इन जनरल और ह्यूमन बीइंग इन जनरल इज ऑन टॉप प्रायोरिटी टुडे। राइट। आप एक बहुत ही सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट है मैम, यू सी थाउजेंड्स ऑफ प्रेग्नेंट विमेन। कितनी महिलाएं ऐसी होती हैं मैम जो आपको स्पॉन्टेनियसली आकर अपनी मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में बताती हैं? स्पॉन्टेनियसली खुद से आके बताना बहुत कम है। शायद हमारे पॉपुलेशन में अभी उतना औरतें अवेयर नहीं है कि ये भी एक चीज़ है जिसको हम सॉल्यूशन दे सकते हैं। मोस्ट ऑफ देम ब्रिंग इट एज द फैमिली इशू, हेल्थ इशू, लाइक सोमेटाइजेशन। अगर वो मानसिक रूप से खुद से स्वस्थ नहीं है तो वो किसी न किसी सिम्टम में मैनिफेस्ट करता है। सो क्लियरली उस महिला को खुद को समझना कि नहीं, ये मेरा मानसिक मैनिफेस्टेशन है, ये बहुत कम होता है, कम अवेयरनेस है। और जिनको अवेयरनेस है वे इस चीज़ को शर्माती हैं कि अरे क्या सोचेंगे कि मैं मानसिक चीज़ हूँ या मैं मानसिक मैनिफेस्टेशन हूँ। तो क्लियर कट इस सिचुएशन को बाहर आना तब होगा जब मोर अवेयरनेस, जिस तरह से आपका ये पहला कदम है, ये मेरे लिए पहला कदम, आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट इस तरह के पॉडकास्ट या जिसको हम फैमिलीज़ में ज़्यादा देखेंगे कि मेंटल एस्पेक्ट, मेंटल हेल्थ, ये एक बहुत ज़रूरी इशू है। राइट मैम, आपने एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात छेड़ी है मैम, क्योंकि हमारे समाज में आज भी मेंटल हेल्थ इश्यूज को उतनी तवज्जो नहीं दी जाती है। लोग फिजिकल सिम्टम्स को बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी है सोसाइटी में, इसलिए कहीं ना कहीं महिलाओं में भी जो हमने देखा है, सीखा है कि ये एक्सेप्टेबिलिटी को देखकर उनके कई मेंटल डिस्ट्रेस फिजिकल सिम्टम्स के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, जिसको आपने वेरी करेक्टली सोमेटाइजेशन का नाम दिया मैम। हाँ। तो बहुत ज़्यादा कॉमन है मैम, और आपने जैसा कहा कि वो लोग, महिलाएं खुलकर सामने नहीं आती हैं। आप एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं, आप उनके फिजिकल इश्यूज को तो एड्रेस करते ही हैं मैम, बट अगर मैं आपसे पूछूं प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं के मेंटल हेल्थ इश्यूज को ओवरकम करना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है या उनके फिजिकल हेल्थ इश्यूज, तो आप क्या कहेंगे? देखो, फिजिकल इश्यूज को तो हम लोग को प्रॉपर ट्रेनिंग होती है ना, MBBS 5.5 साल, पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ साल, फिर प्रैक्टिस कुछ साल, और प्रैक्टिस के बहुत सारे साल। इट इज़ ऑल अबाउट फिजिकल हेल्थ, बट मेंटल हेल्थ, वेरी सॉरी, एक एक्सेप्टेंस नहीं, दूसरा ट्रेनिंग भी नहीं है। राइट मैम, मतलब कहीं ना कहीं वो ट्रेनिंग का भी अभाव है, जिससे आपको लगता है कि एज अ गायनेकोलॉजिस्ट आप थोड़ा उस चीज़ में जितना फिजिकल हेल्थ के इश्यूज को एड्रेस करने में कंफर्टेबल हैं, शायद उतना मेंटल हेल्थ इश्यूज में ना रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से हम लोग मेडिकल ग्रेजुएट्स होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स होते हैं, फिर स्पेशलिटी हम लोग की फेलोशिप्स होती है ना, फेलोशिप लेप्रोस्कोपी, फेलोशिप इन फर्टिलिटी, उस तरह से फेलोशिप रिप्रोडक्टिव साइकियाट्री होना बहुत ज़रूरी है। राइट, आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट, या काफ़ी इम्पोर्टेंट बात छेड़ी है आपने मैम। वापस हम हमारे हम इसके बारे में थोड़ा और डिस्कस करेंगे कि किस तरह से गायनेकोलॉजिस्ट के लिए मेंटल हेल्थ का ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बट तो वापस मुद्दे पर आते हैं मैम, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो अगर हम देखें कि महिलाओं में कई तरह के मेंटल हेल्थ सिम्टम्स प्रेगनेंसी के दौरान आ सकते हैं, आपके एक्सपीरियंस में मैम क्या क्या सिम्टम्स हैं जो आपने देखे हैं उन महिलाओं में जो आपके पास विजिट करती हैं? देखो, वास्टली नॉर्मल चीज़ें रहती है, और उसको हम थोड़े से मेंटल सिम्टम्स या रिएक्शंस कहें भी, तो वो जो सिम्टम्स है वो सेल्फ रिजॉल्विंग रहती है। क्योंकि बीइंग प्रेग्नेंट, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आना, ये एक पहली नई चीज़ होती है औरत के जीवन में। राइट। और पहली बार होती है तो सचमुच उसमें तन मन कुछ समझ में नहीं आता कि इसको रिएक्ट कैसे करें। जो प्रेगनेंसी है वो तो है, आद अंत से होते ही आ रही है, बट हमारे रिएक्शंस, हमारे एक्सप्रेशंस टू बीइंग प्रेग्नेंट डेफिनेटली ओवर द एजेस हैव चेंज्ड। करेक्ट। सो जब प्रेग्नेंट वुमन आती है मेरे पास में, मोस्टली बहुत लोग बहुत खुश होते हैं, दे आर वेरी हैप्पी। जो पुराने टाइम में होता था
एकदम सिर झुका के शर्माती हुई लड़की आती थी, साथ में सास या मदर आती थी कि इनको दिन चढ़े हैं, अब आप देख लीजिए। अभी ये चीज़ नहीं है। अभी मोस्टली पार्टनर्स, स्पाउसेस भी साथ में आते हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी, यू नो हाउ दे से वी आर प्रेग्नेंट। शी डजंट से आई एम प्रेग्नेंट, they say we are pregnant, so that's a good news. Right. So you're telling us about the जो एक इमोशनल एक्सप्रेशन होता है प्रेगनेंसी का, जो एक पॉजिटिव तरह से एक्सप्रेस होता है, जो काफी हार्टनिंग है सुनने के लिए। yes. बट आपने ऐसा देखा होगा मैम कि किसी तरह के मूड स्विंग्स जो प्रेगनेंसी में होते होंगे, ये कितना फ्रीक्वेंटली आप देखते हैं मैम? Yes, in some of the girls, you know, they are very apprehensive. कि अब मैं प्रेग्नेंट हो गई, पता नहीं मुझे कुछ नया करना होगा, कुछ नया मेडिकेशन होगा, कुछ नए टेस्ट होंगे। उनके दिमाग में, जहन में कुछ पास्ट होता है, समटाइम्स किसी और के एक्सपीरियंसेस होते हैं जो कि प्ले करते रहते हैं कि क्या मेरे साथ सब सही होगा, क्या कुछ गलत हो जाएगा। ये एक एस्पेक्ट है। दूसरा मूड स्विंग्स, ये जो हार्मोनल फिजियोलॉजिकल चेंज होती है, उसके कारण भी बहुत सारे मूड स्विंग्स, रिएक्टिविटी ये होती है, जो कि बिनाइन होती है। यानी थोड़े से समय में वो लोग रीअश्योर हो जाते हैं कि वो लोग फॉर्चुनेट है, पार्टनर, घर, डॉक्टर सभी सपोर्टिव है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ओवरकम भी कर लेते हैं। इन हैंडफुल ऑफ केसेस, इन फ्यू केसेस ये परसिस्ट होता है और उनको फिर आगे एक्स्ट्रा अटेंशन की ज़रूरत पड़ती है। राइट। क्या हम उन केसेस के बारे में बात कर रहे हैं मैम, जिन्हें हम साइकाइट्री की भाषा में मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर या एंजाइटी डिसऑर्डर ये नाम देते हैं मैम? जी। तो मैम कैसे इन महिलाओं को हम समझाएं, कैसे वो पहचान पाएं कि क्या उन्हें नॉर्मल मूड स्विंग्स हो रहे हैं या उनका जो मूड चेंजेस हैं वो कहीं ना कहीं एक मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर या एंजाइटी डिसऑर्डर की तरफ जा रहे हैं मैम? देखिए, जो महिला खुद है वो तो इस चीज़ से अनजान है जी कि उसको जो एंजाइटी हो रही है या जो मेंटल सिम्टम्स हो रहे हैं वो नॉर्मल है या अबनॉर्मल है। उसके तो केवल एक्सप्रेशंस और रिएक्शंस है, वो खुद तो इस चीज़ के बारे में जान ही नहीं रही है। तो जो इम्पोर्टेंट है कि जो केयर गिवर है, एक केयर प्रोवाइडर होती है, उनकी ऑब्स्टेट्रिशियन या गायनेकोलॉजिस्ट, और दूसरे उनके घर के, उनका जैसे स्पाउस हुआ, घर में बड़े हुए, उनकी जो भी घर में सपोर्ट सिस्टम है, उन सबको एटलीस्ट कुछ बदलाव अंडरस्टैंड करने आना चाहिए कि ये जो हमारी बच्ची थी ये इस तरह नहीं थी, ये क्यों ज़रूरत से ज़्यादा उदास रह रही है, क्यों ठीक से खा नहीं रही है, क्यों जब सो रहे हैं ये उठ के जाग के बैठ जाती है, क्यों बेवजह रो रही है। ये बदलाव है ना जी मैम। ये हम सब ने उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए, हमको उसको फोरगो नहीं करना चाहिए। ये तो ऐसी ही है, ऐसी ही करती है, क्या हुआ, प्रेगनेंसी में ऐसा होता है, आपने चलना चाहिए, ठीक है, कुछ हद तक ठीक है, पर उन्होंने मन में कहीं रजिस्टर करना चाहिए कि अगर ये नॉर्मली वेवर ऑफ नहीं होता है तो उसको साइकियाट्रिस्ट का अटेंशन ज़रूरी होता है। जी बहुत सही बात कही आपने मैम। जो एक बिहेवियरल चेंजेस जो आपने हाईलाइट किए कि किस तरह से जो महिला पहले इतना उदास नहीं रहती थी वो अब होने लग रही है, और कई दिनों तक, कुछ जैसे आपने कहा स्पॉन्टेनियसली भी ठीक हो जाते हैं, बट अगर वो कई दिनों तक परसिस्ट कर रहा है, साथ ही अगर वो उनके डे टू डे लाइफ में डिसफंक्शन कॉज कर रहा है, जैसे आपने कहा बायोलॉजिकल डिसफंक्शन, जैसे उनकी नींद खराब होती है या भूख नहीं लगती है, या सोशल डिसफंक्शन हम कहते हैं उसको, किस तरह से वो सोशल लाइफ में उतना प्रेजेंट नहीं रह पा रही है, या इवन ऑक्यूपेशनल डिसफंक्शन, काम में फोकस नहीं कर पा रही है, ये कुछ टेलटेल साइंस हो सकते हैं कि उन्हें, जैसा आपने कहा, साइकाइट्रिस्ट के अटेंशन की ज़रूरत है। वेरी ब्यूटीफुली समराइज मैम। अगर मैं आपने अभी जिक्र किया कि किस तरह से इन मूड स्विंग्स या बोलिए या मेंटल हेल्थ इश्यूज बोलिए, इनके पीछे कुछ फिजियोलॉजिकल या हार्मोनल चेंजेस का रोल रहता है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएंगे मैम? क्या हार्मोन्स हैं, वो किस तरह से प्ले करते हैं इस पूरी सिचुएशन में?
देखो, उसको अगर हम टेक्निकल और साइंटिफिक जाएंगे तो शायद मासिस को समझने का दायरा नहीं है, बट मैं बहुत सिंप्लीफाई करके बोलूँगी कि एक 10वीं 12वीं की जब परीक्षा होती है, एक कोहॉर्ट होता है 50 लड़कियों का, एक क्लास का, जो एग्ज़ाम अपीयर करती है। तो हम लोग देखते हैं कि उसमें से कुछ 20% बच्चियां ऐसी होती हैं जिनकी साइकिल स्किप हो जाती है, पीरियड्स ही नहीं होते हैं। कुछ एक 20-25% लड़कियां होती हैं जिनके पीरियड जल्दी आ जाते हैं, तो वो एकदम सरप्राइज हो जाती है कि अरे मेरा डेट तो अभी 10-15 दिन बाद था, भी हो गया। कुछ रहती हैं जिनको नॉर्मल फ्लो रहता है, कुछ रहती हैं जो एक्सेसिव ब्लीड करती हैं जी। सो है तो एक ही ट्रिगर एग्जामिनेशन, है तो एक ही स्ट्रेस, बट उसको इंडिविजुअल बच्ची जो है उसको अलग अलग तरह से रिएक्ट करती है। तो है सभी सेम हॉर्मोन्स, बट हमारे इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेज आर डिफरेंट, एंड दैट इज वेयर यू आर देयर psychiatrist to handle it. And the message is कि it is the center, it is the cortex, it is the brain, the higher center which is governing the hormones of the menstrual cycle and the pregnancy. But उस hormones को भी reactions ईश्वर ने अलग अलग बनाए हैं। राइट। आपने बहुत आपकी जो एनालॉजी थी मैम, ये कंपेयरिंग दैट विद एग्जाम्स, बिकॉज आई थिंक दैट इज वेरी रेलेवेंट, बिकॉज या बट ऑल ऑफ अस आर अवेयर ऑफ इट। ट्रू मैम। उसी तरह से कहीं ना कहीं कुछ महिलाओं में ये मेंटल हेल्थ इश्यूज होने के चांसेस बढ़ भी जाते हैं, जैसा आपने राइटली डिस्कस किया मैम। ये जो मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं मैम, अगर मैं आपको कहूँ कि किन महिलाओं में ये मेंटल हेल्थ इश्यूज होने की संभावना ज़्यादा होती है, तो आप क्या कहेंगे मैम? नो, व्हेन पर्टिकुलरली अगर हम प्रेगनेंसी देखते हैं तो इसको हम लोग, देयर आर फ्यू रिस्क फैक्टर्स, राइट, है ना। नाउ दीज रिस्क फैक्टर्स आर कि इस महिला को पास्ट कुछ अनुभव गड़बड़ रहा हो, राइट, इफ शी हैज फ्यू फेल्ड प्रेगनेंसीज, मिसकैरेजेस, ठीक है, then there is family history of some depression or psychiatric illness, right. और अनफॉर्चुनेटली ये प्रेग्नेंट महिला खुद कभी अपने माजी जीवन में पहले कुछ इलनेस का शिकार होके कहीं साइकोथेरेपी, फार्माकोलॉजिकल यानी मेडिसिन या बेसिक काउंसलिंग अंडरगो करी है, तो या तो फिर कुछ उसको अपना इस प्रेगनेंसी के दौरान ट्रिगर हुआ है। तो दीज आर हाई रिस्क फैक्टर्स। हम पकड़ कर चले अगर IVF प्रेगनेंसीज है ना, सो IVF तक पहुंचने तक, इस कंडीशन तक पहुंचना कि हमें IVF की जरूरत पड़ रही है, उस कंडीशन तक पहुंचने से पहले इसको कितना ट्रॉमा हुआ है, दिस कैन ऑल्सो बी अ रेलेवेंट फैक्टर और अ हाई रिस्क फैक्टर to push her into a psychiatric manifestation during this pregnancy. Right. बहुत ब्यूटीफुली आपने सारे रिस्क फैक्टर्स कवर किए मैम, चाहे फैमिली हिस्ट्री रही हो या पास्ट हिस्ट्री रही हो या पास्ट अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस रहे हो। और मैम एक और चीज़ जो मुझे लगता है काफ़ी रेलेवेंट होगी वो ये भी है कि वेदर शी इज़ अ प्राइमी और शी इज़ हैड प्रेगनेंसीज अर्लियर, अगर ये उनकी पहली प्रेगनेंसी है तो आपको लगता है कहीं ना कहीं वो एंग्जाइटीज़ थोड़ी ज़्यादा रहती हैं, बिकॉज जैसा आपने कहा एकदम नया एक्सपीरियंस है, तो ये डिफरेंस आपने देखा है मैम? ये प्राइमीज और एंग्जाइटी, अगेन जो यंग प्राइमीज रहती है ना, बबली ना, जस्ट गॉट मैरिड एंड देन प्रेग्नेंट, राइट, तो वो यूजुअली हमेशा खुशहाली में रहती हैं। पर जो थोड़े से लेटर प्राइमीज रहती हैं, जो मिच्योर्ड रहती हैं, ये ना, जो मुझसे मैरिड है, 5 years तक जॉब करियर सब कुछ किया है, अब ये प्रेगनेंसी प्लान करना या बेबी करना ये एक जिम्मेदारी से निभा रही है, वो उनके लिए थोड़ी सी स्ट्रेसफुल हो सकती है। राइट, एंड वो इस स्ट्रेस को वो कैसे रिएक्ट करती है, वो डिपेंड करता है उसकी बेसिक पर्सनालिटी पे। करेक्ट। अगर उसकी बेसिक पर्सनालिटी थोड़ी एंजाइटी वाली है,
वो स्ट्रेस किस तरह से हैंडल करती है उस पर आधारित है कि वो इस प्रेगनेंसी के साथ कैसे चलेगी आगे। ओके, गॉट इट, राइट मैम, मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस मैम। हमने बात की किस तरह से बायोलॉजिकल कुछ रिस्क फैक्टर्स रहते हैं मैम, हमने बेसिकली फैमिली हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री के बारे में बात की, प्राइमरी प्रेगनेंसी, बट आपको लगता है मैम कुछ सोशियो कल्चरल रिस्क फैक्टर्स भी होते होंगे? स्पेशली जो एक मेरे जहन में एक बात आती है सडनली जब मैं पेशेंट्स देखता हूँ, स्पेशली जो रूरल बैकग्राउंड से जो पेशेंट्स देखता हूँ, उन महिलाओं में एक कांस्टेंट प्रेशर बना रहता है कि लड़का होना चाहिए, लड़का होना चाहिए, जो आज हम बहुत अनफॉर्चुनेट है कि 21वीं सदी में रहकर भी आज इस तरह की धारणा कई परिवारों में है। तो सोशियो कल्चरल फैक्टर्स का किस तरह से रोल रहता है मैम मेंटल हेल्थ इश्यूज में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? मैं एक सच बात बोल रही हूँ और एक ऑनेस्ट कन्फेशन भी दे रही हूँ जी। हर औरत को उसकी चाहत होती है कि मुझे बेटा हो। ओके, ठीक है, अब इसके पीछे कौन सी साइंस है आप बेहतर बताओगे, बट शी यीर्न्स फॉर इट। शायद ये उत्तर मेरे पास भी नहीं है मैम। हाँ, शी यीर्न्स फॉर इट, ठीक है, बट उसको आज के टाइम पे प्रेशर करके ले लेना कि मुझे बस लड़का ही चाहिए, लड़की नहीं, ये आज के दौर में कुछ कम है। मैं नहीं बोलती वो ये चीज़ ख़त्म हो गई है, बट आज देर इज़ लॉट ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी कि हमें जो भी है, हमारा बेबी एक ईश्वर का ब्लेसिंग है, एक प्रसाद है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर गुड विथ इट, मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ये चेंज में मेरे पिछले 40 इयर्स के करियर में ऑब्जर्व कर रही हूँ। आज बहुत सेल्डम ऐसे कपल आते हैं जिनके मन जहन में रहता है कि नहीं बेटा हुआ तो अच्छा होगा। देयर इज a huge acceptability, at least in urban population where you and me are working today. Right. वो एक चेंज आपने देखा है, and I'm glad it's a very It's there. It's definitely positive there. change. Yeah, Right, it's ma'am. there. एक और चीज़ जो मुझे लगता है कि काफ़ी महिलाओं में रहती है, अगेन फैमिली का प्रेशर बोलिए मैम, नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी का प्रेशर। Yes. And one more thing on this note that I would want to bring up on this platform, somehow I think there is a problem with this word normal here, ma'am, because it makes it sound like कि अगर किसी का LSCS होता है, सिजेरियन सेक्शन होता है, तो वो एबनॉर्मल हो गया। Correct. So ये जो एक प्रेशर है मैम जो महिलाएं झेलती हैं, ये आपने कितना कॉमनली देखा है, एंड हाउ वुड यू एलिविएट दैट मैम? Okay. See, delivery is delivery. Huh? It is mode of baby coming out, whether it comes out through natural passage or you open the abdomen and bring it out. वो कुछ 30 साल 40 साल पहले वाली बात थी, जबकि ऑपरेटिव प्रोसीजर्स इतने सेफ नहीं होते थे। तब नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी को बहुत एम्फेसिस दिया जाता था कि नॉर्मली हो जाए तो बहुत अच्छा। आज की तारीख में सिजेरियन सेक्शन और नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी दोनों इक्वली सेफ है। ये पहली बात है। राइट। दूसरा, जिसको हम नॉर्मल कहते हैं, जो हमारे पास नॉर्मल बच्चियां आती है, प्रेग्नेंट होके आती हैं, वो तो नॉर्मल के साथ रेजोनेट होगी ही ना, मुंह से तो नॉर्मल बोलेगी ही ना। करेक्ट। दिस इज नॉट अबनॉर्मल। राइट, है ना। right. तो उनका ये कहना कि मुझे नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी चाहिए, ये कहीं गलत नहीं है। राइट। तो हमने उनके साथ इस चीज का रैपो बनाना चाहिए कि भाई इट्स गुड, इट्स अ नेचुरल, नैसर्गिक चीज है, उसमें मैं या आप या कोई और कैसे एकदम बोलेगा नो 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 नॉर्मल डिलीवरी, नहीं, इट इज देयर, वी ऑल वेलकम इट। राइट। वी ऑल वेलकम इट, एंड आई एम वेरी हैप्पी जब लड़की बोलती है कि मुझे नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी करनी है। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। वो कर पाए ना कर पाए वो अलग बात है, राइट, बट उसको एफर्ट एंड इंक्लिनेशन टुवर्ड्स नॉर्मल है इज अ वेरी गुड थिंग। राइट। बट कहीं ना कहीं फिर वो कई बार मैम ओवरवेलमिंग हो जाता होगा उनके लिए, क्योंकि जो फैमिली की बड़ी लेडीज़ होती हैं वो उन्हें बहुत प्रेशर डालती हैं कि नहीं आप इतनी देर काम करो, नहीं तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती। ये मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है मैम जी, कि उनके ऊपर अननेसेसरीली ज़्यादा काम का प्रेशर डाला जाता है ताकि नॉर्मल डिलीवरी हो। डॉक्टर ये वाली चीजें है ना बहुत कम हो गई हैं। कम हो गई हैं। ट्रू मैम, ट्रू। अब पहले जैसा नहीं रहा है। राइट। अभी बहुत बेटी बहू में बहुत भेदभाव नहीं है। करेक्ट।
अभी जो सीनियर विमेन हैं दे आर इक्वली, उनके अपने बेबीज हुए हैं, तो वे बिल्कुल दे आर इन द रोल वेयर दे वर, वो कुछ ही साल पहले वे वहीं थी जहां आज उनकी बहू बेटी है। तो आज की तारीख में दे आर वेरी नाइस विमेन। वो बच्चियों के साथ बहुत अच्छी रहती हैं और उनके मेंटल स्टेट का, अब यहाँ बात तो मेंटल स्टेट की होगी ना, बहुत ख्याल रखती हैं, उनके खान पीन का ख्याल रखती हैं, उन्हें दुखाती नहीं है, उन्हें अननेसेसरी प्रेशर नहीं देती है। बट मैं एक चीज़ और बोलूँगी कि एक प्रथा है कि जहाँ प्रेगनेंसी जो है वो एक है तो डिफरेंट स्टेट में, उसको एबनॉर्मल नहीं बोलूँगी, उससे शरीर में थकान होना, एक बोझ होके लेना, एक राइज टेम्परेचर होना, एक हाई मेटाबॉलिक रेट में रहती है, तो उसमें उस प्रेग्नेंट वुमन का डिफरेंट फील करना भी लाजमी है, जरूरी है ना। राइट बट दिस डज नॉट कॉल फॉर बेड रेस्ट ना, राइट है ना। तो कुछ माओं को या कुछ बच्चियों को लगता है मुझे बेड रेस्ट लिख के दे दो, मैं आराम करूं। पर ये कैसे होगा? आप अगर बेड रेस्ट लोगी, आप आराम करोगी, आपका सर्कुलेशन कैसे होगा, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कैसे होगी, आप प्रेगनेंसी के थ्रू हैप्पीली चलेंगी कैसे? और ऐसे कोई मेडिकल कंडीशंस या मॉर्बिड कंडीशंस प्रेगनेंसी के साथ नहीं रहते हैं जहां आपको स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट हो। आज की तारीख में मेरे देयर विल बी वेरी फ्यू कंडीशंस वेयर देयर आर स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट। राइट, करेक्ट, राइट। You should keep moving naturally. ठीक है, don't over exert. Right. Don't do heavy work. But actual physical activity is good and welcome in pregnancy. Right. आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज दे रहे हैं आप हमारी सारी उन महिलाओं को जो ये पॉडकास्ट देख रही हैं कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो फिजिकल एक्टिविटी भी कहीं ना कहीं कंटिन्यू रखिए, उससे मैम मेंटल हेल्थ भी बेटर होती है। 100%। आप बोलोगे हैप्पी हार्मोन्स, यस ऑफ कोर्स, या राइट राइट, तो वो डायरेक्ट असर कहीं ना कहीं वो मेंटल हेल्थ पर भी दिखता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हमने बात की मैम किस तरह से फैमिली का प्रेशर होता है, सोशो कल्चरल फैक्टर्स की हमने बात की, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है मैम कि महिलाएं अपने आप में भी लेट्स से अपने पीयर्स की प्रेगनेंसी जर्नी को देखकर, या आजकल तो मैम सोशल मीडिया का ज़माना है तो कोई एक रील देख लेंगी जिसमें किसी लेडी ने एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया अपनी बॉडी का पोस्ट प्रेगनेंसी, तो ये मैं इंडिकेट कर रहा हूँ मैम बॉडी इमेज इश्यूज़ की तरफ, कि जो बॉडी एक महिला की स्वाभाविक रूप से बदल जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड फिर पोस्टपार्टम पीरियड में वहाँ से रिकवरी टू प्रॉब्ली वेयर शी वॉज अर्लियर, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेशर रहता होगा मैम महिलाओं में। यस, चाहत तो सभी की रहती है खूबसूरत दिखे, जी बिल्कुल, ये गलत भी नहीं है। तो जब ये प्रेग्नेंट हो जाती है तब तो ये बहुत खुश रहती है, उसके जो चेंज्ड बॉडी कंटूर्स रहती हैं उनको बहुत खुश रहती है, उनके फोटोशूट्स होते हैं आजकल, राइट, या सो दे आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। राइट। नाउ एक बार डिलीवरी हो जाती है तो डेफिनेटली शरीर ढीला हो ही जाता है, देयर इज लॉट ऑफ फैट ऑन द एब्डोमेन। अब ये बहुत सही प्रसंग नहीं है पर फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर ऑल लेडीज डिलीवरी के बाद में अपने बेबी को अच्छे से केवल फीड करें, बिना एक्स्ट्रा इनटेक इंडल्जेंस, यानी खाना पीना पे जो हमारी जो पुरानी रीतियां हैं ना, मेवे के लड्डू, घी के लड्डू, इनमें एक्स्ट्रा ध्यान ना देके बेसिक भूखे नहीं रहिए आप, दाल रोटी सब्जी हेल्दी फूड सब कुछ खाइए, पर वो जो पैम्पर वाली चीज रहती है ना उस पे कम ध्यान, एंड फीडिंग पूरा 100%। तो लॉजिकली व्हाट आर यू डूइंग when you excrete milk, when you are giving milk to your baby, milk is what by definition fat droplets, correct, suspended in lactic acid. तो you are giving away all your fat, and वो नैसर्गिक रूप से it is designed कि आपने जो प्रेगनेंसी में जो एक्स्ट्रा ऐड किया है वो नेचर उसको रास्ता बनाता है एलिमिनेट करने का। इट इज सो ब्यूटीफुल। एग्जैक्टली, वेरी ब्यूटीफुल। ये पर्सपेक्टिव शायद मेरे भी ध्यान में नहीं आया था मैम, बट ये एग्जैक्टली, हाँ, इट इज ब्यूटीफुल। तो
इस पे अब इस चीज को बहुत इंक्लिनेशन, बहुत सारा मोटिवेशन, ये सब चीजें लगती हैं। जो कर लेगा डेफिनेटली पा लेगा। अनदर थिंग, आज के टाइम में डिलीवरी के बाद में मैं आपको एक पर्टिकुलर एग्जांपल देती हूँ। मेरी एक पेशेंट बहुत अच्छी, सब कुछ पढ़ी लिखी, सब कुछ, उसको 2 बेबीज हुए, बहुत एक्सरसाइज करी, बट शी हैड दैट इशू ऑफ अ हैंगिंग बेली। पेट जो है हैंग कर रहा था। राइट। अब शी बिलोंग टू अ इंडस्ट्री ऑफ आर्टिस्ट्स, यू नो, शी वुड डू ऐसे रैम्प शोज करती थी। शी वॉज अ मॉडल, सो डेफिनेटली उसकी ज़रूरत है कि उसने अपने बॉडी कंटूर्स को ठीक करना है। तो इनके लिए बहुत इट्स ओके अगर वे लोग इवन सर्जरी कर लेते हैं अपने आप को कंटूर्स को ठीक करने को। सो जो रिकवरी है, पोस्टमार्टम रिकवरी, इसका जो स्पेक्ट्रम है इज एज सिंपल एज फीडिंग योर बेबी वेल, ईटिंग वेल, लिमिटेड पैम्पर, राइट अप टू द सर्जरी। राइट, जिसकी जो जरूरत, बिल्कुल गो अहेड। राइट, राइट। लेकिन बेसिकली आप यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि यू नीड नॉट इन सिंपल वर्ड्स फ्रीक आउट अबाउट दैट। मतलब आपको बहुत ज्यादा उसका स्ट्रेस नहीं लेना है ना, वो एक रिकवरी धीरे धीरे होती चली जाएगी। 100%। राइट, राइट, राइट। मैम, एक और चीज़ जो मुझे लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है डिस्कस करना, वो ये है कि महिलाओं में आमतौर पर अगर हम 2 तरह की महिलाएं देखें, एक हाउस होल्ड काम करने वाली महिलाएं और एक जो कोई प्रोफेशन में है, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, चूंकि हम कल्चरल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, इंडिविजुअल फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन 2 तरह की महिलाओं के मेंटल हेल्थ चैलेंजेस किस तरह से अलग होते हैं मैम? जो हाउसवाइफ है, होम मेकर है, वो सिक्योर्ड है, कुशन्ड है, सपोर्टेड है। घर के सभी लोग उसकी प्रेगनेंसी में उसको सपोर्ट करते हैं। टाइमली खाना, टाइमली सोना और टाइमली उसका रिलैक्सेशन, सब कुछ हो जाता है। जो वर्किंग औरत रहती है उसको घर से बाहर निकल के एक ऑफिस एनवायरनमेंट भी होती है। एक ऑफिस एनवायरनमेंट को कोई ट्रेनिंग नहीं होती है प्रेग्नेंट लेडी को कुशन करने की या सपोर्ट करने की। उसको वहाँ के चैलेंजेस देखने ही होते हैं, टारगेट्स मीट करने ही होते हैं, एंड शी हैज टू गो थ्रू दैट स्ट्रेस एंड शी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। And then people back at home should be sympathetic. They should be empathetic that she is playing 2 roles. Right. And secure her further on it. मतलब आप ये इंडिकेट करना चाह रहे हैं मैम कि शायद एक वर्किंग वुमेन के लिए स्ट्रेस लेवल्स बढ़े हुए रहते हैं, तो उनमें मेंटल हेल्थ इश्यूज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। Definitely. Okay, all right. That's a very important pointer that you've raised. But आई थिंक इन अ वे आपने एक बहुत पॉजिटिव मैसेज भी दिया मैम कि किस तरह से फैमिली नीड्स टू बी मोर सपोर्टिव, Exactly. मोर एम्पैथेटिक, सो दैट See, we choose to be pregnant ना। yeah, है ना? right. हम चूज करते हैं प्रेग्नेंट होना, तो हमको बाकी सब चीजें हमको प्रायोरिटाइज करनी होती है, इंक्लूडिंग द प्रेग्नेंट वुमन। कोई मार्टर बनने की जरूरत नहीं, कोई शहीद बनने की जरूरत नहीं कि एक ही आदमी उठ के सुबह डब्बा बना रहा है, डब्बा भर रहा है, बर्तन मांज रहा है, पोछा कर रहा है, फिर जा रहा है। कोई देयर इज नो गोल्ड मेडल फॉर ऑल दिस। आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करिए कि हम अभी प्रेग्नेंट हैं, हमारे पास इतना वक्त है, इतना वक्त में स्मूथली ये करके, ये जिम्मेदारी करके हम वापस ऑफिस से आ जाएंगे। इट्स इन योर हैंड कि आप किस तरह से उस टाइम या फेज को अपने फेवर में डील करते हो। राइट, which brings us to a very important point, man. फैमिली का क्या रोल होता है इस पूरी प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी की जर्नी के दौरान, स्पेशली कंसर्निंग वो महिला की मेंटल हेल्थ? महिला की मेंटल हेल्थ, अगेन हम जिस भी चीज को स्ट्रेस कहते हैं, वो स्ट्रेस हमने चुना है, अपने आप नहीं आया है। चाहे बीइंग प्रेग्नेंट, चाहे गोइंग आउट फॉर वर्क, चाहे बीइंग एट होम। हम लोग सभी आज के टाइम में पढ़े लिखे हैं, हमारे पास में इंफॉर्मेशन एट द क्लिक है। करेक्ट, या।
तो हमें तो डिमोरलाइज होने की या डिप्रेस होने की ऑनेस्टली वजह तो नहीं है। हम लोग सब ने बहादुर होके रहना है, सुरमा बन के रहना है। चैलेंजेस तो रहेंगी, आएंगी, वी हैव टू फेस देम। हमने चूज किया है कि हम ग्रो करेंगे। इट इज हमारी बाय चॉइस। करेक्ट। सो वी शुड ऑल्सो लर्न टू ओवरकम ऑल दीज थिंग्स एंड सेल्डम, बहुत कम, अगर हम उसमें नाजुक पड़ जाते हैं या उसमें हम वल्नरेबल हो जाते हैं ड्यू टू सिचुएशंस, द फैमिली शुड ऑलवेज स्टैंड अप फॉर इट। द केयर प्रोवाइडर शुड ऑलवेज बी देयर विथ अस। एंड जैसा आपने कहा, आजकल women they are experiencing a lot of positive support from their families. They are indeed. Yes. Indeed. That It's is- a good news. Yes, of course, because as a society ये indicate करता है कि हम किस तरह से grow कर रहे हैं। जी But in the family there's a very important person, I believe. हाँ। वो महिला का partner, उनका husband. What role do you think the partner plays? I'll tell you about a very interesting article I read, ma'am. It was published in JAMA Psychiatry, one of the leading journals of psychiatry. It is titled something on the lines of How is the paternal brain wired during pregnancy? तो the article tried to summarize कि किस तरह से एक पिता के ब्रेन में भी काफी चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। Exactly. सो दैट मतलब वो जस्ट इंडिकेट कर रहा है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज जो है वो पिताओं में भी रहते हैं। 100%. तो इस पूरे बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए आपको क्या लगता है मैम कि एक हस्बैंड को, एक पार्टनर को किस तरह से अपनी वाइफ का, अपने पार्टनर का मेंटल हेल्थ सपोर्ट करना चाहिए? See, there is a paradigm shift. मैं एक 40 years पहले जब प्रैक्टिस शुरू करी थी तो एक प्रेग्नेंट वुमन जो आती थी उसके जो एस्कॉर्ट्स होते थे, आइदर माताजी होती थी, सासू जी होती थी, बड़ी बहन, बड़ी नंद, ऐसे आती थी साथ में। मैं बदलाव केवल पिछले 10 सालों का बता रही हूँ आपको। ओके अभी ऑल ऑफ देम कम एस्कॉर्टेड विथ हस्बैंड्स, ओके विच अगेन इज अ गुड न्यूज। राइट। अब फर्क कहाँ पड़ता है या कहाँ तकलीफ हो सकती है, ये आजकल के लॉन्ग डिस्टेंसेस करेक्ट है ना, कि प्रेग्नेंट औरत शायद माँ या घर में है और हस्बैंड जो है वे वर्किंग है एट अ लॉन्ग डिस्टेंस। वहाँ पे डेफिनेटली ये जो बच्ची है वो इंटीमेसी को, वो पार्टनर को बहुत बुरी तरह से मिस करती है। राइट। कुछ कुछ केसेस में वो मैनिफेस्ट सिम्टम्स भी हम देखते हैं। पर इस चीज़ का हल है, जो हल है वो शायद मैं तो निष्कर्ष नहीं निकाल पाई हूँ। आप कुछ शब्द बोलेंगे तो इट्स ओके, बट देयर व्हाट इज द सॉल्यूशन टू दिस, आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू गिव यू द आंसर। राइट। आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं तो दैट इज इंडीड अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन टू हैंडल मैम। Yeah. It is always advisable, like you would also tell your patients that there should be your partner around you, especially during the time of pregnancy. But you can't do anything even when the baby is newborn. ठीक है, हस्बैंड आते हैं, डिलीवरी के टाइम आते हैं, 2 दिन 4 दिन हस्बैंड साथ में रहते हैं, बट फिर उसके बाद में वो छोटा बेबी लेके वो जो महिला है वो छोड़ो, उसको सब कंफर्ट है, आर्थिक मानसिक सब कंफर्ट सब है, बट शी मिसेस हर पार्टनर। जेन्युइन। True that. Yeah. हाउ डू यू क्योर दैट? True that. There is no cure. There is no medicine and no replacement for a partner. नो सब्स्टिट्यूट। Yeah. Right, ma'am. Right. But I think कहीं ना कहीं हमें ये भी चीज़ आप भी शायद अग्री करेंगे मैम कि the partner is also battling between the anxieties of becoming a new father or going to become a new father and also ensuring financial stability. 100%. Yeah. 100%. Yeah. This is one field जहाँ मैं शायद कम पढ़ूंगी, आप मुझे और अच्छे से बता सकोगे। नहीं मैम, आपका एक्सपीरियंस इतना वास्ट है, आई एम श्योर आपने ऐसे काफी चीजें देखी होंगी। नहीं, पर ये जो पैटर्नल वाला जो चीज़ है ना, पैटर्नल एंजाइटी, पैटर्नल कि मैं अच्छा पापा बनूं, करेक्ट, ओके, मैं जस्टिफाई करूं बीइंग अ गुड फादर, गुड हस्बैंड, एज वेल एज अ गुड सन, गुड ब्रदर,
ये भी बड़ा प्रेशर है फॉर अ मेल पर्सन. True. And I think so this message should go to all the expecting parents out there कि Yeah. both men and women should be equally aware of their mental health. Yeah. But ठीक है, I think the society is still Yeah, and they're all, it's the most beautiful phase through which a humankind is going on. true that, yeah, Have we ever seen such comforts in life? correct, yeah. So they'll come with an answer to all this also. Right, ma'am. Coming back to your chamber, ma'am. Let's say कि आपके चेम्बर में कोई महिला आती है, जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि किस तरह से महिलाएं सामने से आपको आकर कुछ मेंटल हेल्थ सिम्टम्स नहीं बताती है. इट टेक्स द फॉर्म ऑफ सम सॉर्ट ऑफ फेमिलियल इश्यूज या कुछ सोमैटिक सिम्टम्स जो वो लेकर आती हैं. ऐसे सिचुएशन में हाउ इम्पॉर्टेंट डू यू थिंक इज फॉर अ गायनेकोलॉजिस्ट टू आस्क देम अपफ्रंट कि आपको कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं क्या, आपको XYZ सिम्टम्स हो रहे हैं क्या? अगेन मैं एक चीज वापस दोहराऊंगी, एक तो प्रॉपर ट्रेनिंग की बहुत आवश्यकता है जी, बट उसके अलावा शब्दों में बोलने से ज्यादा अगर जो केयर प्रोवाइडर है वो बहुत कीनली अगर आई टू आई अपने पेशेंट को देखती है, उसके एक्सप्रेशंस समझती है, तो आई थिंक उसको शब्दों में या बहुत सारा क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. दैट इज सो ब्यूटीफुल मैम, दैट इज सो ब्यूटीफुल. सो शब्दों में तू मैं बोलूं वो ना बोले मैं हाँ बोलूं, बट इतने एक्सपीरियंस के बाद में इफ यू जस्ट लुक एट द पर्सन, द वे आगे वाला आपके साथ आई कांटेक्ट कर रहा है, द वे वो आपके जनरल बेसिक क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड कर रहा है, शुड बी इनफ टू टेल यू कि दिस पेशेंट नीड्स हेल्प. Yeah. I think that's very important, ma'am. I'll tell you something which I have seen in terms of my training when I was there at NIMHANS Bangalore. So we have a very active women's mental health unit at NIMHANS, and वो बहुत keenly advocate करते हैं for the cause of women's mental health, especially peripartum mental health issues. So they collaborated with the government of Karnataka, and एक वो जो एक कार्ड होता है during pregnancy, they advocated for the use of these two screening questions for depression and anxiety, and which I believe has done a lot of good to the women there in Karnataka. Then, I mean, this project has gradually been expanding. Very recently, they expanded this to Maharashtra. I was given the opportunity to go there as a resource person, where I was training the ASHA workers, the ANMs, the medical officers, कि किस तरह से they can screen for mental health issues. Yes. And कुछ ऐसे कुछ telltale signs, symptoms, कुछ questions, screening questions जो वो कर सकते हैं. But I think जो आपने कहा मैम कि एक वो जो empathy वाली बात होती है, वो I think कोई ट्रेनिंग नहीं सिखा सकती. नहीं. If a gynecologist is sensitive towards these issues, अगर वो mental health issues को लेकर receptive हैं, तो I think that is going to replace all these kinds of questions or assessments that we can think of, ma'am. 100%. Right, ma'am. Right. But still, since you've brought this up, इसके पहले भी मैम आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में we do need some sort of mental health training for gynecologists as well, right, ma'am? Yes, because देखो अभी हम लोग इंडिया में ना वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं, बट इट्स नॉट वेरी फार अवे कि हमारे मेंटल हेल्थ इश्यूज और ज़्यादा मल्टीप्लाई होंगे. आई एम श्योर आप और मैं बात कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन शुरू यानी इट इज़ ऑन. दैट्स द रीज़न शायद हम लोग ट्रेन नहीं हुए हैं क्योंकि हमारे यहाँ इतने इश्यूज नहीं पाए गए हैं, बट इट इज़ सून गोइंग टू बी देयर, है ना. अब वेस्ट में जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं लेडीज़ को वो जान के छुपाती है, वो नहीं बताती है. वन ऑफ द मेन रीज़न इज़ कि उसको बच्चे की कस्टडी नहीं मिलती है. देखो स्प्लिट फैमिलीज हैं ना, करेक्ट है ना, तो वो आप कुछ भी कर लो वो सवाल का जवाब ही नहीं देंगी. पर इस चीज़ को फिर हमें प्रॉपरली क्वेश्चन करके उसको उससे निकालना होगा. एंड द डे इज़ नॉट फार कि जब हमको इस चीज़ की आवश्यकता होगी कि हम लोग को भी बहुत टूल्स की ज़रूरत पड़े. जो आपने जो कार्ड्स बोले
मैं आई एम अवेयर ऑफ व्हाट यू हैव स्पोकन टू मी। ये जो टूल्स हैं, जो कार्ड सिस्टम है कि जो आशा वर्कर है या बेसिक हेल्थ वर्कर है, उसको जहाँ शंका लगे वो औरत को वो कार्ड हाथ में दे दे, या उसके जो हेल्थ ANC कार्ड जो रहता है, प्रेगनेंसी कार्ड, उसमें मे बी कोई पेन मार्क दे दे या रेड मार्क दे या ग्रीन मार्क दे कि शी शुड बी फर्दर स्क्रीन्ड ऑन इट बाय द प्रॉपर केयर गिवर या गायनेकोलॉजिस्ट। ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। हाँ, और इस चीज़ पे ट्रेनिंग होनी चाहिए हम लोगों की। राइट, वेरी इंपॉर्टेंट मैम, ताकि जैसा हमने डिस्कस किया कि काफ़ी मेंटल हेल्थ इश्यूज अभी भी अंडर रिकॉग्नाइज्ड है इंडियन सेटअप में। ऐसे इनिशिएटिव से मुझे लगता है कि वो अवेयरनेस तो बढ़ेगा भी, साथ में महिलाओं को भी थोड़ा नॉर्मलाइज्ड फील होगा कि नहीं, अगर ये डॉक्टर सवाल पूछ रहे हैं, अगर ये आशा वर्कर सवाल पूछ रही हैं, मतलब ये इशू सिर्फ मुझे नहीं हो रहा है, उनको एक अंडरस्टूड वाली फीलिंग महसूस। यानी एक्सेसिबिलिटी फॉर द साइकियाट्रिस्ट स्पेशलिटी। करेक्ट। और ये आवश्यकता है, ये ज़रूरत है, इसको सभी लोग अंडरस्टैंड करें। सपोजिंग कोई पर्टिकुलर प्रेग्नेंट वुमन है, उसको साइकेट्रिक रेफरल दिया जाता है, तो घर में बड़ा हश हश होता है, अरे इसको साइकेट्रिस्ट की तरफ भेजा है, इसकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, बताना नहीं किसी को, एकदम हश हश चलता है। इस चीज़ से ऊपर आ जाना चाहिए। Which is very unfortunate, but very brought that up, मैम। अगर आप, मतलब आपने भी किसी महिला को एक बोला कि आप एक साइकियाट्रिस्ट के पास चले जाइए बिकॉज मुझे लगता है कि आपको ज़रूरत है, क्या रिएक्शंस आप देखते हैं उन महिलाओं में? डॉक्टर साहब, मैं बोलूँ आपको, मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ। मेरी बोली हुई स्टेटमेंट पे मेरी पेशेंट हमेशा गौर करती है। मुझे आज तक ऐसे एडवर्स रिएक्शंस नहीं मिले हैं। Wow, that is so nice. बहुत रेडिली बोलती है, ठीक है मैम, आपको लगता है, मैं ज़रूर एक बार मिल के आऊँगी। और वे बहुत अच्छे से जाती है और उस पेशेंट का समाधान भी होता है। देखो, एक पर्टिकुलर प्रेग्नेंट पेशेंट थी, 4 months प्रेग्नेंट, और वो सडनली बहुत घबराई डरी रहना शुरू कर दी। जब आती थी, सामने बैठती थी, तो एकदम से पसीने हो जाना, एकदम हर चीज़ को अनश्योर हो जाना, और उसकी जो बातें थी उसमें सेंस ऑफ एंजाइटी, एक्साइटमेंट दोनों रहता था। मैंने पूछी, आपको कुछ हुआ है, आप इस तरह से क्यों हैं? नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं, मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ है, इसीलिए मुझे ठीक नहीं लग रहा है, बस उतना है। तो मुझे ऐसे लगा कि ये रीसेंट एपिसोड है, ठीक है, ठीक हो जाएगी। एंड आफ्टर 15 days हस्बैंड को एक माइनर फ्रैक्चर हुआ था और वो प्लास्टर लेके साथ में आया। वो औरत उसमें से उभर नहीं पा रही थी। दैट वाज अ ट्रिगर टू हर, and I further referred her to her psychiatrist. She underwent a proper psychotherapy. She required even medicines, post which she became good. She delivered normal and she is good today. So even a trigger can be there which requires further therapy by a specialist. Yeah, that's very important. I think एक आपके केस वेरिएंट से काफी हेल्प होगी महिलाओं को समझने में कि there should be no hush like you said. No, there should never be one. Yeah, about visiting a psychiatrist. And महिलाओं में बहुत तरह की मिसकंसेप्शंस होते हैं मैम, महिलाओं में, उनकी फैमिलीज में, कि साइकाइट्रिक ट्रीटमेंट जो होता है वो लेने से प्रेगनेंसी में इश्यूज आते हैं और बच्चे में इश्यूज आते हैं। इनके बारे में आपका क्या कहना है मैम? मैं ये शुरू करूं उससे पहले मैं एक पेशेंट का आपको मेमोरी बता रही हूँ जी। एक यंग पेशेंट थी जो कुछ मेडिकेशंस पे थी और फिर प्रेग्नेंट हो गई। तो बिना साइकियाट्रिस्ट को बताए, बिना मुझे भी बताए, उस पेशेंट की घर के लोगों ने दवाइयाँ सब बंद कर ली। तो इनिशियली कुछ दिन तो वो अच्छे से आती थी, अच्छे से जाती थी। 6वें 7वें महीने में एक दिन वो बहुत वायलेंट हो गई। वो पेशेंट बहुत आपे से बाहर हो जाना और घर के लोगों ने मेरे पास ले आए। वो बिल्कुल जोर से चिल्लाना और जो सामने आए उसको 2-4 थप्पड़ दे देना, इस तरह के वो फेज में आए। मुझे तो वो क्लियर कट एबनॉर्मल सिचुएशन लग ही रही थी। मैं जब पूछने की कोशिश कर रही थी घर के लोगों ने, तो इनिशियली तो पूरे लोग डिनाई करें, नहीं पता नहीं ये ऐसे क्यों कर रही है, कैसे कर रही है। उस वक्त मैं भी इतनी खराब हाल में हुई कि मैं 5वें मंजिले पे मेरा दवाखाना है। मुझे डर लगने लगा, मुझे भय होने लगा
ये कोई ग्रिल न फांद जाए, ये कोई टेरेस से फांद न जाए, मुझे बहुत डर लगने लगा। कुछ समय बिताने के बाद में मुझे समझा कि ये लोगों ने जो दवाई थी वो टोटली बंद कर दी थी। मैंने पहले घर के लोगों को आश्वासन दिया कि इसको वापस साइकियाट्रिस्ट की बहुत अर्जेंट हेल्प की ज़रूरत है। पहले वे कन्विंस हुए, फिर किसी तरह से इस लेडी को, ये लेडी तो बिल्कुल बेबस थी, ये तो पूरी वायलेंट हो गई थी। तब somehow we arranged for a psychiatrist to come over to my hospital, take charge of her, actually medicate her, sedate her, calm her down. And under hospitalized situations, he initially calmed her down and then took her over. She was hospitalized for some time, and then became fine, and then again medications, and of course then delivered nicely and went home. So मैं ये कहना चाह रही हूँ कि प्रेगनेंसी के टाइम में अगर आपको किसी दवाई की ज़रूरत है जो कि स्पेशलिस्ट के रेफरेंस पे है, तो देयर इज़ नो हार्म। एग्जैक्टली। ये भ्रम है कि साइकेट्रिक मेडिसिन्स जो आपको लगती हैं उनसे कोई सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, या आपके बच्चे में कोई खामी होती है या कुछ एबनॉर्मलिटी होती है, ये गलत है। और ऑन द कॉन्ट्री, ये जो साइकेट्रिक सिचुएशन है आपके साथ में, दैट मे हार्म यू मोर देन द मेडिसिन्स। एग्जैक्टली। राइट। एंड ऑलवेज इन्वॉल्व अ स्पेशलिस्ट। अपने आप से प्लीज़ कुछ मत करिए। मैं खुद एक ऑब्स्टेट्रिशियन हूँ, एक डॉक्टर हूँ, MBBS MD हूँ, पर मेरी क्षमता आपको साइकियाट्रिक स्पेशलिटी ट्रीट करने की बहुत ऑप्टिमम नहीं है। हम लोगों को भी मदद लगती है, एंड टुगेदर वी डिसाइड हु गिव्स यू द केयर, एंड वी वर्क एज अ multidisciplinary specialties to come together to help you out. And you should not, आपको इससे नकारना नहीं चाहिए, you should accept it. That is very important, मैम। आई थिंक ऐसे केस वेरिएंट्स आप बता रहे हैं, लोगों को एक बहुत पॉजिटिव मैसेज जा रहा है। मोर इम्पॉर्टेंटली, इट इज़ वेरी हार्टनिंग फॉर मी टू सी कि एक गायनेकोलॉजिस्ट, अ वेरी सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट ऑफ योर रेप्यूट इज एडवोकेटिंग फॉर द यूज ऑफ साइकाट्रिक मेडिसिन। You must. बिकॉज वो कहीं ना कहीं मानता हूँ कुछ साइकेट्रिक मेडिसिन होती हैं जिनका प्रेगनेंसी में कुछ दुष्परिणाम हो सकता है, बट मेजॉरिटी ऑफ देम डोंट हैव एनी मेजर इश्यूज एज सच। तो अपने साइकेट्रिस्ट से आप ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं कि क्या चीज़ उन्हें लेनी चाहिए प्रेगनेंसी में, क्या सेफ है, एंड किस तरह से वो अलग अलग मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में वो किस तरह से हेल्प करेगी। बिकॉज जब मुझे भी अपने किसी पेशेंट को समझाना होता है, स्पेशली दोज हु आर प्लानिंग प्रेगनेंसी, मैं उन्हें यही चीज़ बताता हूँ जो आपने बहुत ब्यूटीफुली बताया अभी, कि देर इज़ ऑलवेज अ रिस्क ऑफ सम हार्म बोथ टू द मदर एंड टू द बेबी। महिला को और उसके बच्चे दोनों को कुछ हार्म हो सकता है साइकाइट्रिक इश्यूज से। वो जो हार्म है वो इन दवाइयों के हार्म से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। डेफिनेटली राइट। देखो, मैं आपको एक एग्जांपल बोलती हूँ। समझो हम इनको मेडिसिन बंद कर लेते हैं, तो सिंपल बेसिक फोलिक एसिड मेडिसिन है ना, जो हम सभी औरतों को, हम सभी मॉडर्न यंग वीमेन को सबको मालूम है, प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं फोलिक एसिड लेना चाहिए। पर अगर एंग्शियस काइंड ऑफ पेशेंट है ना, ये अपने मेडिकेशंस को ध्यान नहीं देगी, अपने खान पीन को ध्यान नहीं देंगी, और ये डेफिशिएंसी से एबनॉर्मलिटी डेफिनेटली होगी, दवाइयों से नहीं होगी, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी से जरूर होगी। करेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया कि किस तरह से मेंटल हेल्थ इश्यूज की वजह से जो वो बाकी मेडिसिन भी लेते हैं वो भी मिस हो जाती। वेरी इंपॉर्टेंट मैम। आई थिंक we've discussed at depth about the medical aspects of psychological issues in pregnancy. एक बहुत अहम मुद्दा है मैम, जो मुझे लगता है कि उसके बिना हमारा ये डिस्कशन अधूरा सा है मैम, about the role of spirituality, ma'am. What would you say about the role of spirituality during pregnancy for their mental health, ma'am? Okay. So now being pregnant brings about lot of changes. Yeah. है ना, body changes, emotional changes, requirement changes, ये सब changes तो definitely है, और जो important है और जो फर्क करता है वो हमारे रिएक्शंस टू दीज चेंजेस। सो जो नैसर्गिक चेंजेस होगी
वो तो हमने चूज की है कि होनी चाहिए, प्रेगनेंसी होना चाहिए हमें, है ना, हार्मोन्स हमारे बढ़ने चाहिए, हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ना चाहिए, हमारा सर्कुलेशन चेंज होना चाहिए, ये तो हम चूज किए हैं, इसको हम नहीं चेंज कर सकेंगे। बट जो हमारे रिएक्शंस टू दिस प्रेगनेंसी है वो तो कुछ हद तक हमारे हाथ में है, और इसमें दवाइयाँ तो काम नहीं आएंगी। फिर नैसर्गिक चीज को नैसर्गिक तरीके से ही डील करना चाहिए। एंड हियर कम्स इन योर स्पिरिचुअलिटी। राइट। आप कितना फ्रीक्वेंटली अपने पेशेंट्स को रिलीजियस प्रैक्टिसेस करना या मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस करना ये एडवोकेट करते हैं मैम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? देखो, हम ये अब अलग अलग अपने विश्वास और अपने अपने कन्विक्शन से होता है। फ्यू ऑफ द पेशेंट्स बोलती है मैं रोज गीता पाठ करती हूँ। आई सेड वंडरफुल, यू शुड गो अहेड। एंड अ फ्यू ऑफ पेशेंट्स, जैसे मेरे को मंदिर जाना बहुत अच्छा लगता है, मैं फूल फल पूजा जो भी रहता है जिसमें उसको शी गेट्स क्लोज टू हर इनर सेल्फ, मे बी दिस इज मैनिफेस्ट, फूल फल चढ़ाना ये सब मैनिफेस्ट है। Correct. पर उससे उसको अंदर से तृप्ति आती है, तो इट इज गुड फॉर हर। बट मेडिटेशन विच इज वेरी वेरी साइंटिफिक, सी ब्रीदिंग विच इज वेरी वेरी साइंटिफिक। सो आई रिसेंटली हर्ड कि अपना जो नर्वस सिस्टम है, so there is a voluntary nervous system and an involuntary, है ना? That is cortex, and then the other autonomic nervous system which governs your sympathetic and your parasympathetic. तो sympathetic यानी खूब सारी एक्टिविटी, खूब सारा स्टिमुलस, खूब सारा बाहरी चीजें जब आपको आती है तो वो सिंपैथेटिक होता है, और पैरासिम्पैथेटिक होता है जो उसको बैलेंस करता है। करेक्ट। तो हम लोग जो सभी लोग नॉर्मल रहते हैं, हमारी हार्ट रेट है, हमारा रेस्पिरेशन है, उस पे अपर हैंड पैरासिम्पैथेटिक है, वेगस नर्व का। करेक्ट है ना? वेगस नर्व के स्टिमुलेशन ऑफ वेगस नर्व से हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमें रेगुलेट करके नॉर्मल रखता है। आज के दौर में एक्सटर्नल चेंजेस जो है, इसमें प्रेगनेंसी 1 है, बाकी जो स्टिमुलाई, यूट्यूब देखना, रील देखना, इससे उससे बात करना, ये सब एक्सटर्नल स्टिमुलाई जिससे हमारा हार्ट रेट रेस होता, हमारा रेस्पिरेशन बढ़ता, इट इज सिंपैथेटिक। करेक्ट। सो टू कीप द पैरासिम्पैथेटिक नर्व स्टिमुलेटेड, टू कीप द पैरासिम्पैथेटिक system governing you always, protecting you always, it is the meditation and the breathing. So meditation, breathing ने scientifically prove किया है, there is evidence that practicing meditation, deep breathing, yoga, pranayam, it helps your parasympathetic system keep your heart rate, your breathing normal. आपने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया मैम किस तरह से स्पिरिचुअलिटी का भी एक साइंटिफिक अंडरपिनिंग होता है। बट अगर मैं आपको पूछूं कि प्रेगनेंसी के दौरान एक जो महिला गुजरती है उस पीरियड से, उसके बाद वो एक स्ट्रॉन्गर इंडिविजुअल बनकर उभरती है, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखो, हम कोई भी चीज़ में अगर सक्सेसफुली निकल जाते हैं, परीक्षा पास करते हैं, तो हमें खुशी होती है ना। तो औरत के लिए भी एक बड़ी सी परीक्षा है ना जो इन्होंने दी है। हाँ, ये बड़ी परीक्षा है। मैंने शी गोज थ्रू प्रेगनेंसी, यानी राइट, एक 1 सेल से इतना बड़ा बेबी बनना, अपने हार्ड मास पे, अपने ब्लड पे वो उसको पोसती है, बड़ा करती है, ये बहुत बड़ी चीज है ना। और सक्सेसफुली उसमें से आ जाती है बाहर, तो शी हैज टू बी स्ट्रॉन्गर। राइट। तो एक तरह से आप भी मानते हैं कि महिला जो है वो उस फेज से बिकम्स अ स्ट्रॉन्गर पर्सन व्हेन शी इवॉल्व्स। यस, नेचर हैज चोजन हर टू बी स्ट्रॉन्गर। दैट्स वेरी नाइस। राइट। मान के चलते हैं मैम कि ये पॉडकास्ट जो है अभी तक हमारी किसी प्रेग्नेंट महिला ने अभी तक देखा है, उसको आप ऐसा क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे वो अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखे मैम? So you are very fortunate that you've become pregnant. Okay? Nature has chosen you. Definitely आप बहुत फिट है, इसीलिए नेचर ने आपको चूज किया है मदर बनने के लिए, है ना। सो आप मदर बन रही हो,
आपको वो हक दिया गया है, आपको वो सहन शक्ति दी गई है, इसीलिए बी प्राउड ऑफ इट, बी हैप्पी राइट। एंड यू विल बी एबल टू मेक इट। वाओ, दैट इज सो नाइस, सो नाइस। अगर कोई महिला है जिसको कॉन्स्टेंटली सिम्टम्स ऑफ सैडनेस और एंजाइटी महसूस हो रहे हैं, उसको आप क्या कहना चाहेंगे मैम? नहीं, जो अभी है वो फिर कभी नहीं होगा। आप प्रेग्नेंट हो, द बेस्ट अपॉर्चुनिटी सब दूर छोड़ दो। राइट राइट राइट, बट कहीं ना कहीं अगर वो ओवरवेलमिंग होता है तो एक सीक हेल्प, राइट राइट सीक हेल्प। हाँ, That is- डोंट शाई अवे फ्रॉम सीकिंग हेल्प। कहीं ऐसा लगता है कि हम बेबस हो रहे हैं, तो बिल्कुल देयर इज हेल्प फॉर यू एंड 100% हेल्प राइट without harming you or your baby. It will be done. राइट And everybody stands with you, your family, your husband, your doctor, and your specialty doctor. We are all with you. And there is hope for you always. right. That's a very beautiful way to end our whole podcast, मैम। आपने एक मैसेज दिया हर महिला के लिए, एक महिला जो थोड़ी उदास रह रही है, आपने उसको किस तरह से मोटिवेट किया कि नहीं, आपको इस फेज को जितना हो सके एंजॉय करना है, ये दोबारा नहीं आएगा। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंटली, अगर ये बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो रहा है आपके लिए, तो लाइक यू सेड, सीक हेल्प विदाउट एनी हार्म टू यू एंड योर बेबी। वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज, मैम। Thank you so much for making time on this Sunday morning. It was a real pleasure. One of my favorite persons on this podcast of mine. Thank you so much for making time. Thank you, doctor, for making me feel so special. Thank you. Thank you to all the listeners. Thank you to all the audiences. Thank you.